नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और यह है ये फिल्म नहीं आसान। और ये फिल्म नहीं आसान में आज मैं खड़ा हूं कंट्री क्लब में, वीरा देसाई पे ये जगह है। अगर मैं बात करूं हिंदी सिनेमा की, तो हिंदी सिनेमा में जो विलन्स हैं, नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं, उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा रही है। आप कन्हैया लाल से लेके और अमजद खान साहब, डैनी, गुलशन ग्रोवर, शक्ति कपूर, रंजीत साहब, कादर खान साहब या फिर अजीत की हम बात करें, इतने सारे विलन्स रहे हैं। और बिना नेगेटिव कैरेक्टर्स के, बिना विलन्स के पहले हिंदी सिनेमा नहीं होता था। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि विलन्स हिंदी सिनेमा से ख़त्म होते चले गए। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको मिलाने वाला हूँ इनको मैं कह सकता हूँ हिंदी सिनेमा का आखिरी विलन। तो आज मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ आशुतोष राणा साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और जैसा मैंने कहा कि आखिरी विलन हिंदी सिनेमा का, आप इस बात से कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं इस बात से ये इत्तेफाक रखता हूँ कि एक दौर ये था कि जब श्री अमिताभ बच्चन साहब को कॉमन मैन हीरो के तौर पे वो इंट्रोड्यूस हुए जंजीर में। उसके पहले हीरोज़ जो होते थे वो कॉमन नहीं होते थे, वो अनकॉमन होते थे। तो मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिसको कॉमन मैन विलेन के तौर पर मुझे इंट्रोड्यूस होने का मौका मिला दुश्मन में, संघर्ष में। नहीं तो उसके पहले जो विलेन होते थे वो या तो बड़े घोड़ों पे होते थे, या बड़ी कारों में होते थे, स्मगलर होते थे, या डकैत होते थे, जिसको ये कहना चाहिए कि जिसके पास अपना एक बहुत बड़ी बैकिंग हुआ करती थी। लेकिन कॉमन मैन के रूप में जो एक विलेन आया कि जिसकी शक्ल भी आप ना पहचान सकें, या हो सकता है कि रास्ते चलता हुआ व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा खलनायक का रोल अदा कर रहा हो, तो मुझे लगता है कि इसको आप ये कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि इस किस्म की लिखावट बंद हो गई है। और उसका एक लाभ ये हुआ कि चूंकि हम लोगों को बहुत उस मामले में अभिनेताओं के रूप में बड़ी प्रशंसा मिली जी, तो फिर धीरे धीरे अभिनेताओं ने अपने आप को जो हीरो और विलेन की कैटेगरी हुआ करते थे उसमें से तोड़ना शुरू किया। और उनको लगा कि नहीं, अभिनेता को हीरो या विलेन की कैटेगरी में नहीं तौला जा सकता। अगर कोई अभिनेता है तो वो चाहे सकारात्मक किरदार हो और चाहे नकारात्मक किरदार हो, किरदार अगर इंटरेस्टिंग हो तो उसे करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक्टर्स के अंदर ये एक हिम्मत आई। और ये वो समय था कि चाहे वो आशुतोष राणा हो या मनोज वाजपेयी हो, इनको उस किस्म की ग्लोरी मिली। लिखाई तो बंद हुई, उसके अलावा ये भी हो गया कि वो एक चेहरा जो आदमी को सपने में आके डरा जाए या जो लोगों को याद रहे, वो चेहरे नहीं रहे। होता क्या है कि अगर आप देखें कि जब आप विलेन कर रहे होते हैं तो अगर उसके अंदर आप कॉमेडी डाल देते हैं तो फिर आपके डर को सीरियसली लोग लेना बंद कर देते हैं। तो विलेन का जो रुतबा है वो भय में ही है। विलेन का जो रुतबा है, और फिर विलेन के शेड्स बदलते चले गए। अगर आप देखें तो फिर मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिसको आवारापन में एक ऐसे विलेन का किरदार मिला जिसके अंदर हीरोइक ट्रेट्स थे लेकिन वो था विलेन। तो फिर ऐसे हीरोज़ भी आए जिनके अंदर विलेनस ट्रेट्स थे लेकिन वो थे हीरोज। फिर वो बदलाव जो है वो आगे तक आपको देखने को मिल रहा है, इसीलिए शायद वो जो एक लाइन थी, एक डिवाइड थी, वो खत्म हो गया कि लोगों ने उसको, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई, या ये कहें कि हीरो भी ललचा रहे थे कि उनको थोड़े नेगेटिव मिलना चाहिए, या विलेंस भी ललचा रहे थे कि उनको पॉजिटिव शेड्स मिलना चाहिए जी। अगर ये काम मेरे ख्याल में रमेश सिप्पी साहब ने गब्बर सिंह का किरदार अमिताभ बच्चन या धर्म जी को दे दिया होता तो तभी शायद ये लाइन खत्म हो जाती। हो सकता है, या ये कहें कि उस समय वो एक्टर्स उतने स्वतंत्र होकर कर पाने की स्थिति में होते मानसिक रूप से, तो शायद। लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखें तो हर एक्टर इस सत्य को पहचानता है कि भाई हम अभिनेता हैं और अभिनेता को किसी दायरे में, सीमाओं में नहीं बनना चाहिए। उसके अभिनय को चाहे वो नकारात्मक शेड हो और चाहे वो सकारात्मक शेड हो। और मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिसने नेगेटिव रोल को बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ किया। हिंदी सिनेमा का भी ये ट्रांजिशन पीरियड, अगर मैं कहूँ 2002, 3 के बाद या 4 के बाद अगर मैं बोलूँ, जहाँ पे विलेंस कम होते चले गए और फिर उसके बाद एक अलग तरह की कहानी आने लगी। हाँ, वो जो ट्रांजिशन पीरियड था वो विलेंस के लिए या आपके लिए कितना हानिकारक साबित हुआ? लगता है कि वो होना चाहिए था, वो मतलब वो जो ट्रांजिशन था वो नहीं होना चाहिए था। निश्चित रूप से कोई भी कला संस्कृति जो होती है वो शाश्वत बनी ही इसलिए रहती है कि उसके अंदर सतत प्रवाह रहता है, और प्रवाह का मतलब ही होता है परिवर्तन। तो परिवर्तन तो हमेशा कल्याणकारी होता है। लेकिन अगर आप व्यक्तिगत रूप से आशुतोष के रूप में मुझे देखेंगे तो 1994 में जब हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकल के आए
तो हमारे अंदर एक ख्वाहिश थी कि आशुतोष आपको अपने आप को किसी दायरे में नहीं बांधना है और आपको अपने ऊपर किसी किस्म का स्टैंप नहीं लगवाना है। आप चाहे भले ही ज़िंदगी में 10 फिल्में करें, लेकिन ऐसी फिल्में करें कि जो लोगों के जहन में 10 साल तक याद रहें, बनस्पत इसके कि आप 100 फिल्में करें और 1 साल भी याद ना रहे। तो इसके लिए आवश्यक था कि या तो आप अलग अलग किस्म के किरदार करते रहें, या फिर आप अगर एक किस्म के ही किरदार कर रहे हो तो उसमें भी विविधता के पैमाने होने चाहिए। कि अगर आप हमारी पूरी फिल्मोग्राफी उठा के देखें तो शायद मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिसको अभी तक बेहतरीन और विविध किस्म के किरदार करने के मौके मिले हैं। चाहे वो दुश्मन हो, संघर्ष हो, चाहे वो बादल हो, राज हो, शबनम मौसी हो, डेंजर हो, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया हो, आपका सिम्बा हो, मुल्क हो, या सोन चिड़िया हो, या मिलन टॉकीज़ हो। अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल अलग अलग किस्म के आपको हमारी जो करियर ग्राफ है वो आपको ऐसा नहीं मिलेगा, वो आपको ऐसा मिलता रहेगा। जी, इन फिल्मों की भी आपने बात की। मैं आप जब हम लोग लास्ट टाइम मिले थे तो ऐसे ही मैंने आपसे बोला था वो कम बैक कहना गलत होगा। आप क्या इसको कम बैक मानते हैं? देखिए, मैं कम बैक तब मानता कि जब बीच में पता लगा कि मैं परचून की दुकान खोल ली थी मैंने और घर चला गया था और फिर लौट के अगर मैं आया, हम इसी धंधे में लगातार रहे आए। और जो हमारा फ़र्क इतना था कि हम दक्षिण भारत की फिल्मों में अपने आप को क्यों, उसके पीछे भी वजह यही थी। मन में ये इच्छा थी कि आशुतोष, आप हिंदी जब आपके बारे में लोग विचार करें तो वो ये ना कहें कि हिंदी फिल्म अभिनेता, वो ये कहें कि भारतीय फिल्म अभिनेता। मैं लोगों को बता देता हूँ, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, बंगला, हरियाणवी, ये सारी फिल्में आप कर चुके हैं जी। हम बात कर रहे थे जो प्रेजेंट दौर की आपकी जो फिल्में आई हैं, सिम्बा, सोन चिड़िया, मिलन टॉकीज, मुल्क। अगर मैं बोलूं आपको कंपेयर करने के लिए वो दौर, संघर्ष और दुश्मन, या ये दौर बतौर अभिनेता, आज की तारीख में हम लोगों के लिए, मेरे जैसे व्यक्तियों के लिए, कि जब हम उस समय जो फिल्में हुआ करती थी, चाहे आप दुश्मन, संघर्ष, शबनम मौसी, ये फिल्में अपन उठा के देख लें तो ये ऑफ बीट फिल्में मानी जाती थी। हाँ, बिल्कुल सही बात। तो वो जो उस समय ऑफ बीट हुआ करता था वो आज के दौर में इन बीट है, वो आज की तारीख में मुख्य धारा में हो गया। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें आप जब धारा के प्रतिकूल तब बह रहे थे, अब वही जब धारा हो गई है तो आनंद निश्चित रूप से आज के दौर का होगा। फिल्में तो लोगों ने देखी ही हैं आपकी, और अभी आपकी बायोग्राफी आई नहीं है मार्केट में। तो हमारा जो शो है ये फिल्म नहीं आसान, हम इसमें जो जद्दोजहद है एक हर एक्टर की, उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। ये एक पीरियड था, लेकिन एक पीरियड जो आपके बारे में जितना लिखा हुआ है और जितना मैं जानता हूँ कि आप पहले एक्टिंग की तरफ कोई रुझान मेरे ख्याल में नहीं था। मेरे ख्याल में जो दादाजी हैं, पूज्य दादाजी, उन्होंने जब आपको बोला तब आपने डिसाइड किया, या आप पहले से कहीं बचपन में एक था फिल्म में देख के कि मुझे एक्टर बनना? देखिए, क्या है कि मैं गाडरवारा, मध्य प्रदेश में एक बहुत छोटा सा गांव है गाडरवारा, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, वहाँ पला बढ़ा हूँ। लेकिन गाडरवारा जितना छोटा है उतना ही सांस्कृतिक रूप से बड़ा संपन्न है कि गोपाल दास जी नीरज, बाबा नागार्जुन, ऐसे लोगों को हम लोगों ने छोटी अवस्था में सामने 2-2, 4-4 फुट की दूरी से बैठ के सुना हुआ है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे यहाँ रामलीला या सांस्कृतिक गतिविधियाँ निरंतर चलती रहती थी। तो जब ये चलती रहती हैं तो हर बच्चे के अंदर एक सहज भाव ये आता है कि आपको कल्चरली अपने आप को किसी न किसी चीज़ में एक्टिव करना है। और ये हमारे माता पिता की एक बड़ी नेमत रही हम लोगों के ऊपर कि वो कहते थे कि अगर आपको अपने शौक़ को सुख चाहिए है तो अपने शौक़ को अपना व्यवसाय बना लीजिए, फिर आप किसी और के लिए नहीं, आप स्वयं के लिए काम कर रहे होंगे। और उस शौक़ को ढूंढने का सबसे अच्छा ज़रिया होता है मंच, कि आप मंच के ऊपर, तो हम लोग मंच पे खड़े कर दिए जाते थे। लेकिन ये एक गतिविधि ऐसी थी कि जो लगातार स्कूल लेवल पे भी चल रही थी, लेकिन इस पे कॉन्शियस डिसीजन नहीं था कि हमें अभिनेता बनना है। फिर जब हम यूनिवर्सिटी में आए, सागर पहुँचे, तब भी अपने आप को, चूँकि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव था, तो दद्दा जी ने मुझे ये नहीं बताया कि मेरी ज़िंदगी का भविष्य कहाँ जाने वाला है। हमारे आध्यात्मिक गुरु, जिनको हम लोग दद्दा जी के नाम से बुलाते हैं, उन्होंने ये कहा कि बेटा कल्चरल एक्टिविटीज़ में शामिल रहना, तो इससे तुम्हारी जो छवि है वो सिर्फ दबंग नेता की नहीं बनेगी, इससे एक सांस्कृतिक नेता की भी छवि बनेगी। तो वो लगातार हम करते रहे और एक समय ऐसा आया
उन्होंने इलेक्शन मुझे कभी नहीं लड़ने दिया यूनिवर्सिटी का। मतलब आप उनसे पहले ही जुड़ गए थे? मैं 1984 में उनके संपर्क में आ गया था। जैसे मैं 16 साल की उम्र थी हमारी, जैसे ही हमने स्कूल पास किया और सागर पहुंचे और हम उनके संपर्क में आ गए। स्टूडेंट कैसे थे आप बचपन में 16 साल से पहले? ये कहना चाहिए कि मैं सिर्फ काम का पढ़ता था। अच्छा। और स्मार्ट स्टूडेंट थे। हमारे मित्रों का ये कहना होता था कि वो साल भर अभ्यास करते थे और मैं परीक्षा के 2 दिन पहले उनके पास जाता था और उनसे कहता था कि यार तुमने जो पढ़ा है वो तुम लाउड रीडिंग कर दो तो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा और मेरी पढ़ाई हो जाएगी। और जब हम जाते थे तो हमारे मित्र बताते हैं कि 2 नंबर उनसे ज़्यादा हमारे होते थे। तो कहने का अर्थ ये है कि जो हमारी प्राचीन संस्कृति रही है श्रुति की, भारतवर्ष की, कहीं ना कहीं उस श्रुति का हमारे ऊपर प्रभाव है कि अगर हम सुन लेते हैं किसी चीज़ को तो अपने मन से उसको गुनते हुए लिख पाने की क्षमता है। और यही कारण रहा कि मान लीजिए कि हमने रचनात्मक रूप से अगर सिनेमा हम नहीं कर रहे थे तो हम लिखने लगे और उसी का परिणाम रहा कि एक अभिनेता के रूप में अभिनेताओं ने अपनी बायोग्राफी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है, लेकिन फिक्शन किसी ने नहीं लिखा। आशुतोष राणा के पास वो चीज़ मिलती है कि मौन मुस्कान की मार नाम की जो हमारी किताब है, जो बिना किसी हंगामे के बेस्ट सेलर हो गई, जिसका अभी तक हमने ऑफिशियल लॉन्च नहीं किया है, लेकिन वो बेस्ट सेलर में शुमार है, जिसमें 27 व्यंग हैं, सटायर है। तो कहने का अर्थ ये है कि मैं अपनी जरूर आपसे प्रोग्राम के एंड तक जाते जाते कोई एक हम अपने दर्शकों को भी सुनाएंगे जी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा। हम बात कर रहे हैं आशुतोष राणा से, ये फिल्म नहीं आसान में। ब्रेक के बाद हम लोग फिर से वापस आ गए। हमारी बातचीत चल रही है आज आशुतोष राणा के साथ, उनके करियर के बारे में और उनकी फिल्मों के बारे में। और जैसे आपने रामलीला के बारे में बात कर रहे थे, आप रावण ही बनते थे शायद। रावण बनने की ख्वाहिश थी हमारी, लेकिन उम्र हम लोगों की उस समय अलाउ नहीं करती थी, नहीं थी, तो मेघनाथ तक हमारी दौड़ रही है, लेकिन प्रमोशन उसके आगे हमारा नहीं हो पाया। लेकिन विलेन ही क्यों? मेरा ये मानना है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में ही या प्रतिकूल किरदारों को जीकर ही आप कहीं ना कहीं अपने इर्द गिर्द अनुकूल वातावरण बना सकते हैं। जितने भी आपके जिस भी किस्म के किरदार होते हैं, चाहे अपन उनको नेगेटिव कह देते हैं अपने हिसाब से, लेकिन वो किरदारों से अगर हम और आप जाकर पूछेंगे तो उनको 1 मिनट के लिए भी नहीं लगेगा। ये समझ आपको उस समय थी जब 16 साल की उम्र में? या मुझे निश्चित रूप से क्लियर था कि कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई करिश्मा है जो आशुतोष आपको बाहर से अंदर की तरफ ले जा रहा है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे थे, तो कहीं ऐसा था कि मन अभिनय की तरफ जाने से पहले या दादाजी के कहने से पहले वो पॉलिटिक्स की तरफ आप थे? बिल्कुल। हम पॉलिटिशियन बनना चाहते थे, हम नेता बनना चाहते थे, लीडर बनना चाहते थे। ये एक हमारे अंदर ख्वाहिश थी। क्यों? क्योंकि हमारा ये मानना होता था कि नेता और नायक के बीच में अंतर होता है। जो सत्ता के पीछे भागे वो नेता कहलाता है, लेकिन जिसके पीछे सत्ता भागे वो नायक होता है। हमारे अंदर ये एक स्थिति थी कि आप अपने जीवन में, एक होता है लक्ष्य और एक होता है ध्येय, टारगेट एंड पर्पस। तो ये जो द्वंद्व था, तो मुझे लगता था कि मेरा जन्म जो हुआ है वो सिर्फ टारगेट अचीव करने के लिए नहीं हुआ, मेरा जन्म अपनी लाइफ को, जो पर्पस है, जीवन का जो ध्येय है, उसकी पूर्ति के लिए हुआ है। अन्यथा आप देखें कि जितने भी हम लोग सफल होने के बाद भी असंतुष्ट क्यों इस दुनिया से जाते हैं, उसका कारण है कि हमने अपने जीवन के टारगेट तो प्राप्त कर लिए, लेकिन जीवन के ध्येय को हम टच ना कर पाए या उसे पूरा ना कर पाए। इसलिए सब कुछ होने के बाद भी अंत में हमें लगा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो हमारे मन में ये इच्छा थी, और मुझे लगता है कि हमारे माता पिता ने हर बच्चे को ये स्वतंत्रता दी हमारे घर में कि तुम हमारे लिए नहीं। उनको पॉलिटिक्स से भी कोई गुरेज नहीं था? उनका ये कहना था कि तुमको जिंदगी में जो करना हो होश में करना, जोश में मत करना। हाँ, कि अगर जोश होना चाहिए, लेकिन उसकी लगाम जो है वो होश के हाथ में होनी चाहिए। तो वो एक उन्होंने हम बच्चों को स्वतंत्र चिंतन की जो एक चेतना दी या स्वतंत्रता दी, जैसे हम भी अपने बच्चों के लिए करते हैं कि मैं या रेणुका जी, हम अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी करेंगे,
लेकिन उनकी ख्वाहिशें पूरी करने का काम हमारा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही। और अक्सर होता क्या है कि हम और आप अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर देते हैं, और जब वो बड़े होते हैं तो देखते हैं आप कि उनकी ख्वाहिशें ही समाप्त हो जाती हैं। बट मुझे ये बताइए कि जब दादाजी ने आपको बोला जी। तो अंदर आपको कहीं अपने आप से एक स्ट्रगल करना पड़ा कि भाई मैं तो पॉलिटिक्स की तरफ जाना चाहता था? बिल्कुल नहीं। अगर दद्दा ने मुझे कुछ सुझाव दिया है तो वो मेरे गुरुदेव का वो आदेश होता है, और फिर उस पर इफ़ और बट हम नहीं सोचते हैं, क्योंकि मैं अपने आप को शिष्य की श्रेणी में नहीं रखता, मैं अपने आप को सेवक की श्रेणी में रखता हूँ। तो राणा साहब के साथ बातचीत आगे जारी रहेगी, और जैसा कि हमेशा होता है कि एक ही एपिसोड में सारी बातें निपटाना बड़ा मुश्किल है, और अभी बहुत सारी बातें हम करेंगे अगले एपिसोड में। तो अगले एपिसोड में देखना ना भूलिए आशुतोष राणा साहब के साथ ये फिल्म नहीं आसान।